So hi everyone, welcome back to my channel. Hope so you are missing my videos. So I am back with our LLP chapter. So आज मैं ट्राई करूँगी हमारा जो चैप्टर है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए. चलो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं. चलिए अपने मॉड्यूल के फर्स्ट पेज पे सबसे पहले LLP क्या होती है. LLP की फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ये एक हाइब्रिड है हमारी कंपनी और हमारी पार्टनरशिप का. ऑलराइट, ये एक हाइब्रिड है हमारी कंपनी और हमारी पार्टनरशिप का. ये गवर्न होता है कौन से एक्ट से? LLP एक्ट 2008 से. LLP हम किसको मानेंगे? LLP हम उसको मानेंगे जो कि रजिस्टर्ड है अंडर LLP एक्ट 2008. ऑलराइट, तो इसके बाद हम इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स से बात कर लेते हैं. सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है LLP, और LLP के जो ओनर्स हैं वो दोनों सेपरेटेड हैं. जो लायबिलिटी होगी LLP की वो LLP की लायबिलिटी होगी, और जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी वो पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी. हम इन दोनों को लॉ की नज़र में हमेशा अलग मान के चलेंगे. नेक्स्ट है हमारा प्रीपिचुअल सक्सेशन. प्रीपिचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि चाहे पार्टनर्स आए या जाए LLP हमेशा चलती रहेगी. अपने 11th-12th में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ऑन गोइंग कंसेप्ट होता है एक हमारा ऑन गोइंग कंसेप्ट होता है कि अगर कोई भी इंसान अगर कुछ भी खोल रहा है, बिजनेस चला रहा है तो वो ये सोच के चला रहा है कि ये कभी बंद नहीं होगा. कि आप कोई बिजनेस खोलते हो उससे पहले आप ये सोचते हो कि यार ये तो मैं बस 10 साल तक करूँगा या 5 साल तक करूँगा, नहीं ना. तो इसी वजह से जो हमारा LLP है वो क्या है? प्रीपिचुअल सक्सेशन, यानी कि चलती रहेगी चाहे उसके पार्टनर्स आए या जाए. फिर है हमारा कि LLP को अपने नाम के लास्ट में LLP लिखना मैंडेटरी है. मतलब कि या तो अपने नाम के आगे LLP लिखो या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखो, बट लिखना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि तभी तो लोग आपको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आप एक LLP हो. ऑलराइट, फिर उसके बाद आता है हमारा कि जो हमारी LLP होती है उसको गवर्न करता है 2008. कौन सा एक्ट? LLP एक्ट 2008. ठीक है, LLP का जो हमारा एक्ट होता है वो LLP एक्ट 2008 जो है वो गवर्न करता है हमारी LLP को. उसके बाद अगर हम बात करें कि LLP एक रिजल्ट है. LLP एक रिजल्ट है किस चीज़ का? जो पार्टनर्स ने अपने बीच में एक एग्रीमेंट किया है ना, उसी के बेस पे LLP बनी है. इसका मतलब LLP एक रिजल्ट है, एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच का. जैसे कि हमारी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, हमारी LLP में LLP एग्रीमेंट होता है. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो LLP होती है उसमें कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए. कितने होने चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर. जैसे कि शादी 2 लोगों में हो सकती है, एक इंसान खुद से शादी नहीं कर सकता, वैसे LLP को स्टार्ट करने के लिए 2 लोग होना बहुत ज़रूरी है. मेन पॉइंट ये है उन दोनों में से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. क्या? कम से कम 2 हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और जिसमें से एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. जो हमारी LLP होती है ना, हमारी जितनी भी LLP होंगी उन सबको अपने अकाउंट्स शो करने पड़ेंगे. क्या शो करने पड़ेंगे? अपने अकाउंट्स. और कौन से अकाउंट्स? हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं? हम अकाउंट साल में एक बार बनाते हैं जब हमारा ईयर एंड होने वाला होता है, फाइनेंशियल ईयर, ना कि कैलेंडर ईयर, जो कि होता है हमारा अप्रैल से मार्च तक. जैसे वो ख़त्म होगा हमें ROC को क्या सबमिट करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी. क्या सबमिट करना पड़ेगा? स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी. किसको? ROC को. क्योंकि ROC को ही हम अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ROC को ही सबमिट करती है. फिर अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि जो LLP है वो कुछ गलत काम कर रही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि जो LLP है वो कुछ गलत काम कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाएगी. क्या बिठाएगी? इन्वेस्टिगेशन. और अपॉइंट किसको करेंगी? वो एक कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर को करेगी. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी कि वो LLP पे क्या करे? नज़र रखे, और LLP के जो है वो रिकॉर्ड्स वो चेक करे. फिर हमारी कौन कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो LLP में कन्वर्ट हो सकती है? तो 3 होती है. एक होता है फर्म, एक होता है हमारा प्राइवेट कंपनी, और एक होता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. कौन कौन सी होती है? मेरे साथ बोलो. फर्म, प्राइवेट कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. ये 3 ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम LLP में कन्वर्ट करवा सकते हैं. उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाँ, हमारे मेनली इतने ही हैं. अब हमारे 2 और हैं कि जो LLP होगी
जो LLP होगी वो सिर्फ 2 तरीके से वाउंड अप हो सकती है। वाउंड अप मतलब ख़त्म हो सकती है। अगर हमें LLP को ख़त्म करना है, जैसे इंसान है, इंसान को ख़त्म करना है तो बहुत सारे तरीके, उसको मार दो, उसको ये कर दो, वो कर दो, है ना। लेकिन LLP को ख़त्म करना है तो सिर्फ 2 तरीके हैं। एक LLP खुद से वाउंड अप हो जाएगी, एक LLP खुद से वाउंड अप हो जाएगी, और दूसरा उसको कौन करेगा? ट्राइब्यूनल करेगा। कौन करेगा? ट्राइब्यूनल। या तो LLP कैन बी वाउंड अप एदर वॉलेंट्री और बाय ट्राइब्यूनल, या तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करके करेगी या फिर LLP खुद वाउंड अप के लिए अपनी एप्लीकेशन जो है ROC को सबमिट करा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जो हमारा जो एक्ट है LLP एक्ट 2008, उसने क्या किया? उसने एक्ट ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे दी, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे दी कि इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो LLP को बोल सकते हो कि उसको कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करना है। क्या बोला? कि अगर आप चाहो, किसने बोला? LLP एक्ट 2008 ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर आप चाहो तो हम आपके पास क्या दे रहे हैं? राइट दे रहे हैं कि आप LLP से कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करवा सकते हो। कब? जब आपको सही लगे। इसके साथ हमारे नेचर एंड फीचर्स खत्म हो चुके हैं LLP के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ LLP। क्या एडवांटेजेस ऑफ LLP? LLP हम अगर खोलेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदा होगा? इसको आप एडवांटेजेस बोलो, मेरिट्स बोलो, सब एक ही बात है। सबसे पहला ईजी टू फॉर्म। क्या है ये? ईजी टू फॉर्म है। अगर हम कंपनीज से कंपेयर करें LLP को, अगर हम कंपनीज से कंपेयर करें LLP को, तो जो हमारी LLP है वो ईजीली फॉर्म हो जाती है। ठीक है। फॉर्मिंग एन LLP इज ईजी प्रोसेस। ये एक ईजी प्रोसेस है। इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड, ये कम कॉम्प्लिकेटेड है एंड टाइम कंज्यूमिंग अनलाइक द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अगर हम कंपनी के फॉर्मेशन से इसको कंपेयर करें तो ये एक ईजी प्रोसेस है, इसमें टाइम भी कम लगता है और पैसे भी कम लगते हैं। दूसरा, लाइबिलिटी। देखो, अगर आप पार्टनरशिप खोलोगे तो लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। लेकिन अगर आप LLP खोलोगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से ही पता चल रहा है इसमें लाइबिलिटी क्या होगी? पार्टनर्स की लिमिटेड होगी। तो एक फीचर ये है कि इसमें आपको जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो क्या रह जाती है? लिमिटेड रह जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रीपिचुअल सक्सेशन, इसका मैंने मतलब बता दिया। प्रीपिचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि पार्टनर्स आए या जाए इससे कोई मतलब नहीं है, हमारी LLP जो है वो चलती रहेगी। सक्सेशन मतलब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। फिर है हमारा मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर। ये एक थोड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो जो शेयर होल्डर होते हैं और जो हमारे मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो सारे के सारे अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग, सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं। लेकिन अगर हम LLP की बात करें तो LLP में क्या होता है कि तुम्हारे पास चॉइस है कि जो शेयर होल्डर्स है वो मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा? जो भी डिसीजन आएंगे वो शेयर होल्डर के फेवर में आएगा। उसके बाद इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। इसमें ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इजी है। आप आराम से अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर है टैक्सेशन। टैक्सेशन में भी LLP को बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। सबसे पहला है हमारा DDT विच इज़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये हमारा वो वाला टैक्स होता है जो हमें डिविडेंड पे करने के बाद जो होता है वो पहले ही माइनस हो जाता है। लेकिन इस केस में जो है उसका हमें एग्जम्पशन मिलता है, हम अपना वो, तो हम थे टैक्सेशन पे। सो टैक्सेशन में क्या होता है कि जब हम पार्टनर्स को डिविडेंड पे करते हैं तो उसके बाद जो होता है पार्टनर्स की जो अमाउंट होता है उस पर इनकम टैक्स में भी टैक्स लगता है। लेकिन अगर हम बात करें LLP की तो DDT जो होता है हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। फिर नो कंपलसरी ऑडिट रिक्वायर्ड। जितनी भी कंपनी होती है उनको CA से ऑडिट करवाना बहुत कंपलसरी होता है, लेकिन जो हमारी LLP है उसमें कंपलसरी ऑडिट रिक्वायर नहीं होता। लेकिन इसमें 2 केस है। क्या? जो भी पार्टनर्स अपनी कैपिटल लेके आ रहे हैं वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 लाख नहीं बोला मैंने, 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और या तो ये कंडीशन, या दूसरी कंडीशन है हमारा 40 लाख। तो हमारा जो 40 लाख है उससे ज़्यादा हमारा टर्नओवर एक्सीड नहीं होना चाहिए।
जो भी हमारा टर्नओवर है वो 40 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर और एंड में भी नंबर कट जाते हैं, जो है हमारा 40 लाख से ज़्यादा हमारा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, और जो हमारी 25 लाख है वो हर एक पार्टनर इससे ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करने चाहिए। फिर है हमारा फ्यूअर कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट। इसमें हमारी जो कंप्लाइंसेस होती है वो बहुत कम लगती है। एलएलपी में ना सारी चीज़ें कम होती है कंपनी के हिसाब से, कंपनी में जितना झमेला होता है ना उससे काफ़ी कम होता है एलएलपी में, तो तुम्हारे पैसे भी बचेंगे इनकॉर्पोरेशन में, और फिर तुम इजीली वाउंड अप भी कर सकते हो। कंप्लाइंसेस भी बहुत कम है। कंप्लाइंसेस मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने पड़ता है एलएलपी, वो उसको कंपनी से कम फॉलो करने पड़ते हैं। फिर है हमारा फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट। ये एक हमारा फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट है, मतलब कि तुम अपने हिसाब से अपने एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हो, लेकिन वो कभी भी ओवर रूल नहीं करना चाहिए। किसको? एलएलपी एक्ट 2008 को। उसको मद्देनज़र रखते हुए ही तुम्हें अपना क्या करना है, तुम्हें अपना जो तुम जो तुम अपना एग्रीमेंट बना रहे हो वो तुम्हें उसको देख के बनाना पड़ेगा, लेकिन इतना भी वो नहीं है, तुम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिर हमारा इजी वाइंड अप। मैंने आपको बताया कि कंपनी से ज़्यादा इजी है इसका वाइंड अप करना, यानी कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कंपनी को बंद नहीं कर सकते तुम इतनी जल्दी, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर होंगी, लेकिन एलएलपी को तुम बंद कर सकते हो। देन है हमारा डिसएडवांटेज। फाइनली हम डिसएडवांटेज पे पहुंच चुके हैं। सो जिसने पहले का लेक्चर देखा नहीं देखा कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। डिसएडवांटेज मतलब डीमेरिट, क्या क्या गलत बात है एलएलपी के बारे में। हर चीज़ में प्रोज और कॉन्स तो होते ही है ना, अगर अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा। तो हमारी जो डिसएडवांटेज है एलएलपी की वो सबसे बड़ी ये है कि तुम अपना बीएससी और एनएससी में नहीं जा सकते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि तुम रेस्ट्रिक्टेड हो शेयर उठाने के लिए, यानी कि तुम कैपिटल मार्केट में नहीं जा सकते, तुम अपने बॉन्ड्स नहीं बेच सकते, शेयर नहीं बेच सकते, डिबेंचर नहीं इशू कर सकते। तो इस केस में तुम्हें क्या है, एलएलपी को रेस्ट्रिक्शंस है। फिर है हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर के अधिकार, नाम से ही पता चल रहा है पार्टनर के अधिकार। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टनर होता है भले ही उसका 99% भी शेयर हो, उसकी जो वोट है उसका फिर भी 1 वोट ही काउंट होगा, उसका 1 वोट ही काउंट होगा, भले ही उसके पास कितने भी शेयर हो। तो राइट ऑफ पार्टनर में किसी किसी पार्टनर के साथ इसमें ज़्यादा बुरा भी हो जाता है, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। फिर अगर हम बात करें पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एलएलपी इंफॉर्मेशन, एलएलपी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इजीली पब्लिक एक्सेस कर सकती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी एलएलपी है उसको अपना एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है आरओसी को, और आरओसी के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, आरओसी के पास जितने भी डॉक्यूमेंट जाते हैं, आपने पढ़ा होगा अगर आपने जीआईजीएल का वाला चैप्टर पढ़ा है, हाँ मतलब देखो, जो आरओसी के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वो डॉक्यूमेंट कोई भी पब्लिक एक्सेस कर सकती है 5-10 रुपए लेके। ये हमारा एक और चैप्टर है, जिसको याद आया वो चैप्टर वो कमेंट में ज़रूर बताना। देन है हमारे लिमिटेशन इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे लिमिटेशंस है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, उसमें से एक जो है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और सपोज करो कोई खुलना चाहता है और दोनों में से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो उनको कॉम्प्लिकेशन होगी, तो इसलिए हमने इसको क्या माना है, लिमिटेशन माना है, ठीक है। उसके बाद भी हमारा ये है कि कोई भी जो बाहर की कंपनी है वो एफडीआई यानी कि मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती एलएलपी को, जब तक कि जो एलएलपी है वो 100% गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं कर रखा एफडीआई के लिए। फिर है हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड्स दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजरल मैटर्स। अगर आपने किसी भी फॉर्म को भरने में कोई डिले कर दिया, अगर आपने किसी भी फॉर्म को भरने के लिए डिले कर दिया तो आपको 100 रुपये हर दिन के हिसाब से पे करने पड़ते हैं। अगर किसी भी फॉर्म को सपोज करो तुम्हें अपना टैक्स भरना था, लेकिन तुमने टैक्स जो है वो 1 दिन लेट भरा तो तुम्हें 100 रुपये लगेगा, 2 दिन लेट भरा तो 200, 3 दिन लेट भरा 300, तो ऐसे ऐसे करके हर दिन के हिसाब से तुम्हारे 100 रुपये तुम्हें फाइन के रूप में देने पड़ेंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसके साथ तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला या तुम्हें फाइन तो देना ही देना है, ठीक है। दूसरा, तुम्हें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, मतलब तुम्हें जेल भी हो सकती है। फिर हमारा एग्जिट ऑप्शंस आर नॉट इजी फॉर एलएलपी इन डिफॉल्ट।
ऑफ फाइलिंग्स। अभी आपने बोला कि एडवांटेज में तो यार इजी है, इजीली वाइंड अप कर सकते हैं, तो आप फिर डिसएडवांटेज में एग्जिट जो है वो इतना टफ क्यों बता रहे हो? क्योंकि हर एलएलपी अच्छी नहीं होती, जैसे हर इंसान अच्छा नहीं होता ऐसी ही एलएलपी अच्छी नहीं होती। अगर आपके अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर है, आपने कुछ भी घोटाला नहीं किया, तो आपके लिए ईजी है वाइंड अप कराना। लेकिन अगर आप फॉल्टी हो, आपने कुछ गलत किया है, फ्रॉड किया है, तो उसके लिए आपके लिए क्या होगा, रास्ते इतनी जल्दी बंद नहीं होंगे, मतलब इतनी जल्दी रास्ते नहीं खुलेंगे बाहर जाने के। तो इसलिए हमने लिखा है कि एग्जिट ऑप्शन ईजी नहीं है। कब? जब आप फॉल्ट करते हो, ठीक है। फिर है हमारे लिमिटेशन इन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक होता है हमारी ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, मतलब कि जो LLP होती है वो बाहर से पैसा नहीं उठा सकती, चाहे लोन के टर्म्स में बोल लो, फॉरेन बैंक से पैसा नहीं उठा सकती, फॉरेन पार्टनर से पैसा नहीं उठा सकती, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं उठा सकती, ठीक है। तो इसके साथ हमारे डिसएडवांटेजेस पे ख़त्म होते हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा स्टेप क्या है LLP को प्रोसेस करने का, मतलब हम LLP कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की है। सबसे पहले जो भी इंडिविजुअल है जो अपने आप को डेजिग्नेटेड पार्टनर बता रहा है LLP में, उसको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी DIN के अलॉटमेंट के लिए। ये मैं पहले वो वाला केस बता रही हूँ जब आपके पास DIN यानी कि DIN नंबर नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सबसे पहले आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। द एप्लीकेंट कैन सबमिट E-Form DIR3 टू अप्लाई फॉर DIN। अगर आप DIN के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप DIR3 जो कि हमारा E-Form है उसको आप सबमिट कर सकते हो। एंड सच DIN शैल बी सफिशिएंट फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। और वो जो DIN है वो सफिशिएंट है आपकी एप्लीकेशन के लिए। विद इन केस इन हिज पर्टिकुलर्स ही शैल इंटीमेट सच चेंज टू CG इन DIR6 विद इन 30 डेज। लेकिन आपको बाद में पता चला कि जो आपने DIN के एप्लीकेशन में जो है फॉर्म भरा था उसमें आपने कुछ गलती कर दी, तो आपको 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को DIR6 फाइल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर आपके पास DIN नंबर नहीं है तो आपको DIN नंबर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे एप्लीकेशन भेजोगे आप DIR3 में। लेकिन आपको बाद में पता चला कि जो आपने DIR3 भरा है उसमें कुछ गलती हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको DIR6 में जो है अपना जो है वो चेंज बताना पड़ेगा। फिर हमारा स्टेप 2 जिसमें हम किसकी बात करेंगे, DSC की बात करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर। किसकी? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। जो the applicants whose signatures would be placed on the application form must have a class 2 digital signature DSC from an authorized certifying agency. DSC has to be registered on MCS website. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको DSC भी चाहिए। क्या चाहिए? DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वो नहीं है तो जो भी हमारी इशूइंग अथॉरिटीज है उसको उससे पहले आपको इशू करना पड़ेगा और MSC की वेबसाइट में अटैच करना पड़ेगा। अब मेन चीज शुरू होती है कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो हमारी एक फाइल है जिसका नाम है, हमें फाइल करने पड़ेगा रन LLP। क्या? रन LLP। और हमें क्या करनी पड़ेगी, नेम अपना ढूंढना पड़ेगा जिस नाम से आप अपनी LLP खोलना चाहते हो। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उस नाम की ऑलरेडी कोई LLP एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो आपको वाला नाम नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी नाम चूज करना पड़ेगा उसके अलावा। सच एप्लीकेशन शैल बी मेड थ्रू द वेब सर्विस रन LLP अवेलेबल एट MCA.government.in। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें MCA.gov.in पे जाएंगे, उसमें हम रन LLP जो है वहां खोलेंगे। एंड बी accompanied by prescribed fee which may either be approved or rejected। और हमें क्या करना पड़ेगा, एक prescribed fee जो है वो पे करनी पड़ेगी। हम नेम का अप्रूवल लेंगे। दो केस होंगे कि जो हमारा ROC है पहले केस में एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरे केस में रिजेक्ट कर लेगा। by the registrars at CRC after allowing resubmission of application within 15 days और rectification of defects। अगर आपने कुछ डिफेक्ट्स किए होंगे तो उसका भी आपको रेक्टिफिकेशन मिल जाएगा। फिर हमारा fill run LLP for reservation of name and the fill the details like name of proposed LLP up to 2 choices can be identified। हम क्या करेंगे, LLP क्या रन LLP जो है हमारा फॉर्म MCA की वेबसाइट में उसको फिल करेंगे और वो हमसे पूछेगा कि भैया आप हमें कोई 2 नाम बता दो जो आप अपने LLP की रखना चाहते हो, हम आपको उसके लिए रिजर्व कर देंगे। ठीक है, तो हमें वो 2 चॉइसेस बतानी है। उसके बाद स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द की और पॉइंट वर्ड इन द प्रपोज नेम इन ब्रीफ, एंटर द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट एंड अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, उसके नीचे हमें अपनी पूरी डिटेल्स बतानी है। फिर एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर इन द प्रपोज LLP में सबमिट
रन एलएलपी, जो भी हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है या कोई और पार्टनर है, तो वो ये जो एप्लीकेशन है रन एलएलपी उसको ये सबमिट करनी पड़ेगी। जब हमारा नेम अप्रूवल हो जाएगा एमसीए का, तो ये लगा लो एलएलपी में तुम्हें नाम मिल गया। अब जो है हमें क्या मिलेगा, एक अप्रूवल लेटर मिलेगा। किसे? प्रपोज पार्टनर को। जो पार्टनर कल को एलएलपी को चलाने वाला उसको क्या मिलेगा, उसको जो पार्टनर कल को एलएलपी चलाने वाला है उसको एक अप्रूवल लेटर मिलेगा। अब हमारी आती है मेन कहानी। मेन कहानी है कि हम फिलिप भरेंगे। फिलिप मतलब फिल एलएलपी। क्या पढ़ेंगे? पहले हमने रन भरा, तो हमेशा याद रखो रन किसके लिए भरेंगे हम? नेम के लिए। नेम रिजर्वेशन के लिए हम रन एलएलपी भरते हैं, और हम एलएलपी खोलने के लिए फिलिप भरते हैं। फिलिप मतलब फिल एलएलपी। ठीक है, अब सुनो, 60 दिन के अंदर अंदर जैसे ही हमें आरओसी से नेम का अप्रूवल मिला, 60 दिन के अंदर अंदर जैसे ही हमें आरओसी से नेम का अप्रूवल मिला, हम क्या करेंगे, हम फिल एलएलपी को जो है फीस के साथ भरेंगे 60 दिन के अंदर अंदर। देन विद द रजिस्ट्रार हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द स्टेट। इसमें एक बात क्या आती है कि जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जिस स्टेट में आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना चाहते हो, आपको उसी स्टेट के आरओसी को ये सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी। सपोज करो मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ और मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस भी दिल्ली में है, लेकिन मैं गुजरात के आरओसी को बोल रही हूँ कि जो है मेरा फिलिप जो है वो एक्सेप्ट कर लो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी जुरिसडिक्शन में पढ़ ही नहीं रहा। फिर है हमारा okay, the form must be digitally signed by a person named in the incorporation document as a designated partner having DIN or DPIN. If an individual do not have DPIN or DIN, application for allotment shall be made from form fill up but only allowed up to 2 individual. क्या है, अगर जो हमारे designated partner है या फिर डायरेक्टर है उनके पास डिन और डीपीआईएन नहीं है, तो आप कम से कम 2 डीपीआईएन और 2 डिन क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म के साथ ही सबमिट करवा सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। लेकिन ये सिर्फ 2 लोगों के लिए ही हो सकता है। फिर हमारा प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम मे बी मेड थ्रू फिलअप, ऑल्सो इट हैज़ डिजिटली साइंड बाय द एडवोकेट। और जो आपने रिजर्वेशन बनाई थी फिलअप के लिए अपने नाम के लिए, उसके नीचे इन 4-5 लोगों के साइन होना मैंडेटरी। इन सब में से कोई एक चलेगा। जैसे कि सबसे पहले हम कंपनी सेक्रेटरीज, फिर आते हैं हमारे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और एडवोकेट, और वो प्रैक्टिस में होने चाहिए। इन 4-5 में से एक जो है वो नीचे अपना साइन करेगा नेम अप्रूवल पे। ठीक है, मतलब आरओसी एग्जामिन फॉर्म फिलअप, फिर आरओसी क्या करेगा, उस फॉर्म को एग्जामिन करेगा कि क्या इसने अपनी डिटेल सही भरी है कि नहीं भरी, जो नाम है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो सपोज करो मतलब वो चेक करेगी कि इनका रजिस्टर्ड ऑफिस सही है कि नहीं है, या फिर उन्होंने कुछ भी नाम लिख दिया, इनके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, वेरीफाई करेगी। फिर क्या करेगी, डिफेक्ट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल इंटिमेट। ठीक है, अगर उसको पता चला कि फॉर्म में कुछ गलती है, तो 15 दिन का टाइम मिलेगा रीसबमिट के लिए। अगर उसको पता चला कि फॉर्म में कुछ गलती है तो क्या करेगी, 15 दिन का टाइम देगी सही करने के लिए, फ्रॉम सच डेट ऑफ इंटीमेशन गिवन बाय द आरओसी। तो 15 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको रीसबमिट करके देना पड़ेगा। उसके बाद however in case total period shall not more than that, सपोज करो 15 दिन तुम्हें दिए, मुझे दिए 15 दिन, बोला कि एक काम करो तुम्हारे फॉर्म में ये गलती थी सही करके ले जाओ, मुझसे 15 दिन में नहीं हुआ, तो मैक्स टू मैक्स वो 15 दिन और देगी। तो 15 + 15 30, तो मैक्स टू मैक्स तुम्हें 30 दिन मिलेंगे। आगे जैसे ही आरओसी तुम्हारा फॉर्म देखेगी, अरे वाह बोलोगे ये तो उसने तो बड़ा बढ़िया काम किया, इसने तो सारे डॉक्यूमेंट सही कर दिए, और वो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, आपको एक इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म देगी, फॉर्म 16, जो कि हमारा फॉर्मेशनल एलएलपी। कब तक देगी, 14 दिनों के अंदर अंदर। कब तक देगी, 14 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलिए क्विकली रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इन केस आपके पास डीपीआईएन नहीं है या फिर आपके पास डिन नंबर नहीं है, तो आप उसके लिए अप्लाई करो। कौन अप्लाई करेगा, जो हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है। दूसरा केस अगर है तो फिर क्या करना है, नेम को रिजर्व करो। किस में करेंगे, रन एलएलपी में। रन एलएलपी में क्या करेंगे, हम अपने नेम को रिजर्व करवाएंगे। कितने नेम करवा सकते हैं, 2 नेम हम रिजर्व करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी होगा। कौन से फॉर्म में होगा, रन एलएलपी में। ऑलराइट, फिर हम अपने नेम को रिजर्वेशन करवाएंगे। फिर हमारा आता है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, नेम रिजर्वेशन में हम क्या यूज करेंगे, रन एलएलपी जो हमारा फॉर्म है उसको फिल करेंगे। किसमें, नेम रिजर्वेशन में। और फिर अगर आप इनकॉर्पोरेशन की बात करते हो तो इनकॉर्पोरेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, इनकॉर्पोरेशन में आपको फिलिप करना पड़ेगा। फिलिप मतलब फिल एलएलपी, फिल एलएलपी बोलो या फिलिप बोलो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या होगा, अगर तुम्हारे कोई भी गलतियां होगी तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी बोलेगा रीसबमिट करने के लिए। क्या सबमिट करने के लिए, रीसबमिट करने के लिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन होना जरूरी है। किन लोगों के साइन होना जरूरी है, हमारे रिजर्वेशन। किसके रिजर्वेशन में, एलएलपी के नेम की रिजर्वेशन में हमारे इन 3-4 लोगों के साइन होना जरूरी है। इन 3-4 में से कोई एक चलेगा। कौन, कंपनी सेक्रेटरीज, सीएमए, सीए और एडवोकेट। लेकिन ये चारों जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये प्रैक्टिसिंग होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही होगा हमारा जो है
जो आरओसी है वो क्या बोलेगी, अगर आप तुम्हारी कोई गलती है तो तुम्हें रीसबमिट करने का 15 दिन का टाइम देगी, अगर 15 दिन में भी नहीं कर पाते तो 15 दिन का टाइम और देगी। फिर क्या करेगी, फिर तुमसे बोलेगी कि हाँ ठीक है चलो हो गया तुम्हारा, 14 दिन में क्या कर देगी, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे वो जो है इनकॉर्पोरेशन कर देगी। अब है ना क्या है, ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। जैसे ही तुम्हें 14 दिन के बाद वेरिफिकेशन मिल जाता है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। कब तक, 30 दिनों के अंदर अंदर। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो इन्फॉर्मेशन फाइल करेगा किसमें, फॉर्म नंबर 3 में फाइल करेगा। कौन, डेजिग्नेटेड पार्टनर। और जैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर इसको फॉर्म को अब वो करता है तो उसको दोबारा से उसको एलएलपी को उसको दोबारा से आरओसी को उसको भेजना पड़ेगा, और उसके साथ तुम्हारी एलएलपी जो है वो बन जाएगी। क्या हो जाएगी, एलएलपी बन जाएगी। अब आता है हमारा एलएलपी एग्रीमेंट। क्या आता है, एलएलपी एग्रीमेंट। क्या, एलएलपी एग्रीमेंट। इसमें है हमारा एलएलपी एग्रीमेंट में हमारे कौन कौन से इसेंशियल क्लॉज होते हैं। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन। अगर हम अपने किसी भी एक्ट की बात करें तो अगर सेक्शन 2 होता है उसका क्या होता है, सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 जो है हमेशा डेफिनेशन का सेक्शन माना जाता है। जैसे सपोज करो आपने कोई किताब लिखी, आपने उसमें वर्ड्स यूज करे, तो आप जो वर्ड्स यूज कर रहे थे उसका कुछ अलग मतलब था, जो लोग समझ रहे थे उसका मतलब अलग था। तो उससे पहले हमें हर एक एग्रीमेंट में क्या देनी पड़ती है, डेफिनेशन देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, डेफिनेशन। तो एलएलपी में भी सबसे पहले आता है हमारे डेफिनेशन। तो उसमें आप डेफिनेशन दोगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। फिर हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या, डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी एज क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर है हमारा नेम ऑफ द एलएलपी। आप क्या लिखोगे, एलएलपी का नेम लिखोगे, और उसके अगर तुम्हें एलएलपी का नेम इन फ्यूचर चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे वो लिखोगे। फिर हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको लिखना पड़ेगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, वगैरह वगैरह। फिर है हमारा बिजनेस ऑफ द एलएलपी। आपको लिखना पड़ेगा कि जो एलएलपी है कल को चल के वो क्या काम करने वाली है। फिर हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे इतने पार्टनर्स हैं, ये इतने पैसे लेके आए, ये इतने पैसे लेके आए, ये इतने पैसे लेके आए। फिर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि कल को चल के अगर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किस रेशियो में जो है बटेगा। फिर है हमारा राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे सपोज करो कोई किसी पार्टनर ने बोला कि मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ, किसी पार्टनर ने बोला कि मैं तुम्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, किसी पार्टनर ने बोला कि मैं ये करूंगा, किसी ने बोला मैं ये सब देख लूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लिखी होनी चाहिए कि किस किस पार्टनर के क्या क्या राइट है और क्या क्या ड्यूटी है। फिर हमारा कि अगर कल को चल के कोई नया पार्टनर लेके आना है, या फिर कोई पुराना पार्टनर है वो रिटायर होना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, या फिर अगर तुम किसी पार्टनर को निकालोगे तो क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये सारे प्रोसेस के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर हमारे पार्टनर्स को पैसा किस हिसाब से मिलेगा, पार्टनर्स को सैलरी किस हिसाब से मिलेगी, और जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको कैसे पे करना पड़ेगा, फिर है हमारा बैंक अकाउंट की डिटेल, बुक्स ऑफ अकाउंट और अकाउंटिंग ईयर, तुम किस हिसाब से अपना अकाउंटिंग। फिर हमारी मीटिंग्स, अगर एलएलपी में मीटिंग होगी तो कैसे होगी। रिजोल्यूशन, अगर कल को लड़ाई झगड़ा हुआ तो कैसे करके क्या क्या होगा। और अगर एलएलपी को वाइंड अप करवाना है तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। और फिर उसके बाद हमारा जनरल प्रोविजन। एक क्लास और लगेगी और ये चैप्टर खत्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरे छोटे छोटे एफर्ट्स वैल्यूएबल लगते हैं देन प्लीज़ कमेंट। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मुझे लिफ्ट अप करता है, और कोई डीमोटिवेट भी करता है तो भी मुझे बहुत खुशी होती है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।